हेलो एवरीवन। आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद आज मैं कुछ लेक्चर्स डालने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, और मैं आगे कंटिन्यू ऑब्स और गायनी से रिलेटेड लेक्चर्स को अपलोड करूँगी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग वहीं से जाके देख लीजिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी को ना पढ़ा के डायरेक्ट मैं यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करूँगी, और उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और आगे की जितनी भी ऑब्स और गायनी के लेक्चर हो पाएंगे वो मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले शुरुआत करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन है, ज़रा एक बार देख लीजिए। It is a visual manifestation in which cyclic physiological changes occurs in FRS का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, shredding of the functional layer of endometrium, collected blood inside the uterus expel out through the vagina with invisible role of hormones। ठीक है, अब यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको, ये विजुअल मैनिफेस्टेशन है। विजुअल मैनिफेस्टेशन कहने का मतलब कि ये चीज़ हमें दिखलाई देती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल विजुअली दिखलाई देती है कि हाँ कोई लड़की या फिर कोई औरत मेंस्ट्रुअल साइकिल में है। ठीक है, ये विजुअली दिखता है। ये साइकिलिक फिजियोलॉजिकल चेंजेज है। ठीक है, साइकिलिक फिजियोलॉजिकल चेंजेज होती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, FRS का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो होती है एक साइकिलिक होती है, साइकिलिक प्रोसेस है, मतलब हर मंथ में ये दिखती है। इसमें क्या होता है, श्रेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम का श्रेडिंग होता है, यानी वो कट के वहाँ से निकलता है, बाहर निकलता है। जब उसकी श्रेडिंग होती है तो वहाँ पे जो यूटेरस होता है, ठीक है, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पता चल जाएगा कि यूटेरस होता है और उसका ये जो वॉल होता है, जब ये श्रेड होकर नीचे गिरता है तो यहाँ पे ब्लड भर जाता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लड पूरा भर जाता है। उसके बाद ये जो श्रेडिंग हुआ जो इंडोमेट्रियम है और ब्लड है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है वेजाइना से। और इसमें रोल किसका होता है, इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की इसमें बहुत बड़ी रोल होती है। तो इस सारी प्रोसेस जो होती है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या है, विजुअल मैनिफेस्टेशन है, साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें श्रेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम होता है और यूटेरस फुल ऑफ ब्लड हो जाता है। वहाँ से ब्लड और जो इंडोमेट्रियम होता है वो दोनों बाहर निकलता है वेजाइना के थ्रू। और इसमें रोल किसका होता है, इनविजिबल, हमें रोल वो दिखता नहीं, इनविजिबल रोल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अब इसमें हार्मोन्स कौन कौन से काम करते हैं। HPO एक्सिस, H का मतलब हाइपोथैलेमस, P का मतलब पिट्यूटरी और O का मतलब ओवेरियन। ठीक है, तो ये तीनों जगह से हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ से निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये पता होगा आप लोग को। पिट्यूटरी से FSH और LH। ठीक है, और ओवरी से एस्ट्रोजन। ये तीनों एक साथ काम करता है। ये काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जो हार्मोन निकलता है तो ये काम करता है ओवरी पे। ठीक है, तो यहाँ से HPO एक्सिस से जो हार्मोन निकलते हैं वो काम करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू मेनोरिया, मतलब ट्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, यूमेनोरिया। लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक एवरेज लेंथ क्या होती है, 28 डेज होती है। लेकिन हम रेंज की बात करें तो 21 से 35 डेज तक चली जा सकती है। 21 से 35 डेज, एवरेज 28 डेज। ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग कितना होता है, ब्लीडिंग फेज 1 to 7 डेज और एवरेज 5 डेज होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चन के रूप में, MCQs के रूप में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है, 20 to 80 ml ब्लड लॉस इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 20 to 80 ml ब्लड लॉस इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसका एवरेज चला जाता है 50 ml। ठीक है, एवरेज ब्लड लॉस इन 1 मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका प्रायोरिटी मतलब 50 ml और 35 ml। अगर ऑप्शन में 35 ml दिया तो हम पहले 35 ml को सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं दिया तो फिर 50 ml को। ठीक है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज कितना ब्लड लॉस होता है। टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ईच ईयर, ठीक है, एक साल में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। तो हमने देखा कि 28 एज की है ये, तो ये चला जाता है हमारे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। लेकिन 28 डेज या 2 डेज सब में से कम होंगे तो ये चला जाता है 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 1 ईयर। एक साल में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है।
प्यूबर्टी फीमेल, प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 10 to 16 ईयर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्यूबर्टी एज कितनी होती है? 10 to 16 होती है फीमेल की, ठीक है। और इसी दौरान जितनी भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्जियल हेयर, पिंपल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें दिखने लगती है इस एज में, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकॉर्डिंग टू टार्नर और मार्शल 5 साइन होते हैं प्यूबर्टी के, प्यूबर्टी के 5 साइन होते हैं। अब तक हम लोग ये जो साइन पढ़े थे किसी स्पेसिफिक नेम से ये नहीं आपने सुना होगा। इससे पहले हम लोग सुने होंगे कि हाँ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, एक्जिला हेयर का डेवलपमेंट होता है, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है, सर्टेन हाइट बढ़ जाती है लड़कियों की या फिर लड़कों की, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम नहीं था। अब हम वो 5 साइन का एक प्रॉपर नाम देखेंगे। जैसे थैलार्की, थैलार्की को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये पहला सबसे पहला साइन है प्यूबर्टी का। फर्स्ट साइन क्या है? थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एडेनार्की, ठीक है, एडेनार्की एक्जियल हेयर की ग्रोथ को बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एक्जियल हेयर। प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर से पीपी से याद रखिए, प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? प्यूबार्की। ग्रोथ ऑफ ग्रोथ स्प्रूट, ठीक है, सडन इंक्रीज इन फीमेल हाइट, फीमेल की हाइट जो है HT मैंने लिखा हाइट, फीमेल की हाइट अगर अचानक से इंक्रीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ स्प्रूट, ठीक है। मिनार्की, मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ये लास्ट साइन है। देखिए ये साइन जो है मैंने इस तरीके से लिखा है, एक क्रोनोलॉजिकल टर्म में मैंने लिखा है। सबसे पहला साइन आएगा थैलार्की, सबसे पहले जो सिम्टम्स हमें दिखेंगे, जो साइन दिखेंगे प्यूबर्टी के, वो होंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं थैलार्की। और सबसे लास्ट में प्यूबर्टी के सबसे लास्ट स्टेज में क्या आता है? मिनार्की आता है, जो कि होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, पी से याद रख लीजिए, पी से प्यूबिक हेयर, ए से एक्जियल हेयर थोड़ा याद हो जाएगा, और ग्रोथ से मतलब हाइट की ग्रोथ होना, ठीक है। अब हम लोग कुछ और इवेंट देखेंगे, जैसे प्यूबर्टी होगा। प्यूबर्टी में क्या हो गया कि अभी हमने प्यूबर्टी का एज कितना देखा? 10 to 16 ईयर्स, ठीक है, 10 to 16 ईयर्स। तो कई बार प्यूबर्टी जो होता है पहले भी हो जाती है और बहुत लेट भी होती है। पहले प्यूबर्टी को क्या बोलते हैं? 10 वर्ष से पहले अगर प्यूबर्टी किसी की आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और जिसकी 16 ईयर्स के बाद प्यूबर्टी है उससे हम क्या बोलते हैं? डिलेड या फिर लेट प्यूबर्टी, ठीक है। समझ आई बात? पहले हो जाए तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी 10 साल से पहले, 16 साल के बाद हो डिलेड या फिर लेट प्यूबर्टी। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मिनार्की। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसे बोलते हैं मिनोपॉज, यानी परमानेंट 45 ईयर्स के बाद जो खत्म हो जाती है 45-50 ईयर्स के बाद, उससे हम लोग बोलते हैं परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम कहते हैं मिनोपॉज। पीक एज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसी कौन सी एज है जिस पे सबसे ज़्यादा चांस होती है कि फर्स्ट मिनार्की स्टार्ट होगी? वो होती है 13 ईयर्स, ठीक है। बात समझ आई? अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम आगे देखते हैं इसमें, अब आगे देखते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेज, पहला ओवेरियन चेंजेज और यूटेराइन चेंजेज, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा कि हमारे यूटेरस में चेंज है, इंडोमेट्रियम के आते हैं, ओवेरियन चेंजेज भी इसमें होते हैं, हमारे ओवरी में भी चेंज आते हैं, ठीक है, वहाँ से ओव्यूलेशन होता है। तो इसमें 2 फेज होते हैं, ओवेरियन फेज होते हैं, यूटेराइन फेज होते हैं। फिर उस ओवेरियन चेंजेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, फॉलिक्यूलर फेजेज, ल्यूटियल फेजेज। ये दोनों चीज़ें ओवरी के अंदर होती है, ठीक है, इसलिए ओवेरियन चेंजेज। यूटेराइन के अंदर क्या चेंजेज आते हैं? ब्लीडिंग फेज, पॉलीफरेटरी फेज और सेक्रेटरी फेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिन भी लिख दिए हैं, 6 to 14 डेज तक ये रहता है फॉलिकुलर फेज, 1 to 25 डेज तक ल्यूटियल फेज, 1 to 5 डेज तक ब्लीडिंग, 6 to 14 डेज तक पॉलीफरेटरी, यानी ये और ये दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है, दोनों साथ में। और ये वाली फेज और ये वाली फेज भी दोनों साथ में, ठीक है, दोनों साथ में एक साथ, ये दोनों एक जगह यूटेरस में काम हो रहा है और एक जगह ओवरी में काम हो रहा है। ये दोनों ओवरी में भी काम हो रहा है इस टाइम में और यूटेरस में भी काम हो रहा है। और ये ब्लीडिंग फेज जो होती है वो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, मतलब ब्लीडिंग फेज जहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ल्यूटियल फेज याद रखिएगा कि ल्यूटियल फेज जो होती है वो कांस्टेंट फेज होती है। इसका अगर 14 डेज टाइम है तो ये 14 डेज ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा कि 15 डेज हो जाएगा। कभी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज बढ़ गया, 28 से 30 डेज हो गया,
तो 28 में से 14 डेज जो होगा वो ल्यूटियल फेज कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज जो होगा वहाँ पे 16 डेज का हो जाएगा। समझ आ रही है बात? फॉलिक्यूलर फेज हमारा बढ़ घट सकता है, लेकिन ल्यूटियल फेज 14 डेज का फिक्स रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये एक ग्राफ है जो चेंजेज आती है, ठीक है, हार्मोन्स का। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये 14 डेज हो गया जहाँ पे ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो 0 to 14 डेज के आसपास ओव्यूलेशन होती है। इस टाइम इससे एक दिन पहले 24 to 48 आवर्स पहले जो होती है, यहाँ पे एलएच की सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, जिसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। मैं आगे बताऊंगी साइकिल में एलएच सर्ज। फिर उसी टाइम एफएसएच भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते रहता है, एफएसएच की भी इंक्रीज होती है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है वो आगे जाके आगे की साइकिल में 28 डेज और 14 डेज के बीच में जाके इंक्रीज करता है, ये कुछ नहीं है। और यहाँ पे यूटेराइन पॉलीफरेशन होते रहता है। यूटेराइन पॉलीफरेशन यानी यूटेरस की जो वॉल है वो इस तरह से उसकी थिकनेस बढ़ते जाती है आगे चल के, ठीक है, बढ़ते जाती है। समझ आई बात? अब इसमें हम सबसे पहला जो फेज देखेंगे ओवेरियन साइकिल का, ओवेरियन चेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ओवेरियन में हम दो चीज़ें देख रहे थे, फॉलिक्यूलर फेज और ल्यूटियल फेज, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज फॉलिकल्स, आपको समझ आ रही होगी, फॉलिकल से रिलेटेड है। मैं एनाटॉमी फिजियो में जाकर वहाँ देख लीजिएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा रखा है, फॉलिकल्स क्या होता है वो मैं बता रखी हूँ, ठीक है। वैसे मैं इसमें फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँगी तो उसमें थोड़ा सा मैं बता दूँगी आपको। फॉलिक्यूलर फेज होती है 6 to 14 डेज तक रहती है, 6 to 14 डेज तक। टोटल 28 डेज का साइकिल होता है। 1 to 5 डेज में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और 6 to 14 डेज में आता है हमारा फॉलिक्यूलर फेज। एट प्यूबर्टी फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट बाई स्टिमुलेशन ऑफ HPO एक्सिस। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि HPO एक्सिस क्या होता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, इन तीन जगहों से हार्मोन्स निकलता है। यानी जब ये फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट होता है तो ये कैसे स्टार्ट होता है, इस हार्मोन्स की वजह से स्टार्ट होता है। उस दौरान इस हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज रहती है, स्टिमुलेटेड रहता है HPO एक्सिस, और इसकी वजह से उस टाइम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, FSH की, LH की जो सर्ज होती है, जो सिक्रेशंस होती है वो इंक्रीज रहती है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमैटिव फॉलिकल्स बोले या फिर प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो हमें पता है, हमने एनाटॉमी फिजियो में पढ़ा है कि जो फॉलिकल्स होते हैं फीमेल में वो बाय बर्थ रहते हैं, ठीक है, जन्म से ही वो फॉलिकल्स बन के आते हैं, तो उसे हम प्रीमोडियल फॉलिकल्स बोलते हैं। वहाँ पे FSH हार्मोन काम करता है और FSH हार्मोन उसे मैच्योर फॉलिकल्स में चेंज कर देता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर डोमिनेंट फॉलिकल्स। डोमिनेंट फॉलिकल्स का मतलब क्या होगा आपको समझाती हूँ मैं, कि ये जो हमारा ओवरी है, एक ओवरी से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी काम करता है, वहाँ से एक एग रिलीज होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है। तो उसमें से कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, यानी वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो जब उसमें से एक कोई फॉलिकल्स जो है उसकी ग्रोथ जब अच्छी हो जाएगी, वो मैच्योर होने लगेगा, तो उसे हम बोल देते हैं डोमिनेंट फॉलिकल्स, ठीक है। अब जैसे जैसे फॉलिकल्स जो होता है एज के अनुसार उसकी नंबर्स जो होती है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होता है वो डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो होता है एज के साथ साथ डिक्रीज करता है। अभी मैंने बताया कि जो फॉलिकल्स होता है वो बाय बर्थ बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, और धीरे धीरे मीनोपॉज तक जाते जाते, मीनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है वहाँ तक जाते जाते ये जो होता है फॉलिकल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, कम हो जाता है। अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसकी कमी आती है, ठीक है। इसमें देखिए कमी कैसे आती है, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ रहता है, जब बच्ची माँ के मतलब फीटस के रूप में रहती है, तब उस वक्त फॉलिकल्स का नंबर 7 मिलियंस होते हैं। जब वो न्यू बॉर्न जन्म ले लेती है तो 2 मिलियंस हो जाता है घटी। रिप्रोडक्टिव एज यानी प्यूबर्टी एज आते आते 4 लाख हो जाता है, और मीनोपॉज में 10,000 से भी कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फॉलिकल्स का नंबर धीरे 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 करके डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने फॉलिकल्स का नंबर बताया, तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 7 मिलियंस तक रहता है। फिर जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है 5th मंथ में
5th मंथ ऑफ फीटस, ठीक है, न्यू बॉर्न जन्म ले लेती है तो उस वक्त 2 मिलियंस हो जाता है। फिर रिप्रोडक्टिव एज यानी प्यूबर्टी एज में पहुंचते हैं तो 4 लाख तक हो जाता है। फिर मीनोपॉज में वो 10,000 से भी कम हो जाता है। इस तरह से फॉलिकल्स का नंबर डिक्रीज करते जाता है। अब देखते हैं 14 डेज प्रायर टू द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन ऑकर करता। अभी मैंने बताया कि ये मान लेते हैं हमारा साइकिल है, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा साइकिल है, यहाँ 14 डेज और यहाँ 28 डेज। तो अभी मैंने बताया कि आपको 1 से 5 डेज तक ये क्या होगी, ब्लीडिंग पीरियड होगी, और 5 to 14 डेज तक क्या होगा, ओव्यूलेशन या फिर फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, सॉरी फॉलिक्यूलर, ठीक है, और 14 to 28 डेज में क्या आती है, ल्यूटियल। तो ये जो टाइम होता है 14 डेज का वो फिक्स रहता है, क्या है, फिक्स है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे 14 दिन पहले ओव्यूलेशन होगा। यहाँ से हम काउंट नहीं करेंगे ओव्यूलेशन की, ओव्यूलेशन यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि ये टाइम जो होता है फिक्स रहता है, लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन ऑकर। समझ आ रही है बात, कि उससे 14 दिन पहले जो होगा ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी औरत का, किसी फीमेल का 30 डेज चला गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी लेंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 30 डेज हो गया, तो ये 14 ही रहेगा, ये वाली चीज़ जो है 14 रहेगा, ये हो जाएगा 16 डेज का, क्या हो जाएगा, 16 डेज का ये हो जाएगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ओव्यूलेशन होती है। समझ आ रही है बात। अब हम देखते हैं कि जब ओव्यूलेशन होगा तो क्या साइंस दिखते हैं, साइंस ऑफ ओव्यूलेशन के दौरान हमें क्या साइन दिखे, हमें तो नहीं दिख रहा है, वो बाहर से तो हमें नहीं दिख रहा है कि ओव्यूलेशन अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ साइन, कुछ लक्षण, कुछ साइन दिखते हैं। तो क्या साइन दिखते हैं, सबसे पहला स्पीना ब्रैकेट जो है, थीन वाटरी स्ट्रेचेबल म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम द वेजाइना से थीन वाटरी स्ट्रेचेबल कुछ मटेरियल बाहर निकलता है, म्यूकस लाइक मटेरियल वेजाइना के थ्रू, तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रही है। मिचेल स्लेमर्ज, ठीक है, मिचेल स्लेमर्ज माइल्ड मिड साइकिल पेन, जब ओव्यूलेशन होती है तो उस दौरान थोड़ी माइल्ड पेन होती है, जो कि बहुत रेयर है, किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता है, तो ये भी एक साइन है। टेम्परेचर उस वक्त क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ओव्यूलेशन, बिफोर ओव्यूलेशन डिक्रीज रहता है, आफ्टर ओव्यूलेशन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर, याद रखिएगा। बिफोर ओव्यूलेशन टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, आफ्टर ओव्यूलेशन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। और कितना इंक्रीज करता है, 0.5 से 1 फ़ारेनहाइट या फिर 0.2 से 0.5 डिग्री सेल्सियस, इतना ही बस टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये 3 साइन जो होते हैं, 3 साइंस होते हैं, ये साइंस ऑफ ओव्यूलेशन को बताते हैं कि इस दौरान ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है। अब इधर देखते हैं ओव्यूलेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एलएच सर्ज। ओव्यूलेशन अभी एलएच हार्मोन की बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस की वजह से ओव्यूलेशन होता है। और एलएच सर्ज कब होता है, बिफोर ओव्यूलेशन। अभी आपने ग्राफ देखा होगा कि यहाँ पे अगर ओव्यूलेशन हो रहा है 14 डेज पे, तो एलएच जो होती है थोड़ा सा पहले ही इंक्रीज रहता है, यानी 24 to 36 आवर्स पहले एलएच सर्ज होती है, एलएच हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स और रिलीज ऑफ ओवा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। समझ आ रही है, ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे रैप्चर होता है, वहाँ से ओवा बाहर निकलता है। उसी दौरान मियोसिस फर्स्ट गेट कंप्लीटेड, उसी जैसे ही वो रिलीज होता है उस दौरान मियोसिस फर्स्ट होता है, कंप्लीट होता है, प्राइमरी oocyte कन्वर्टेड इन द सेकेंडरी oocyte। मैं ये फर्टिलाइजेशन जब बताऊंगी तब उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मियोसिस कैसे होता है। 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी दौरान ओव्यूलेशन होता है, अभी मैंने ऊपर बताया। और यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल मैंने बता रखा है कि 28 डेज का किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा। लेकिन जब किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल 32 डेज का चला जाए तो 32 - 14, वो जो हम लास्ट का ल्यूटियल फेज को उसमें माइनस करेंगे, हम इसमें 14 कौन सा माइनस कर रहे हैं, ल्यूटियल फेज, तो हमारे 18th डेज पे हमारा ओव्यूलेशन होगा। कब होगा, 18th डेज पे। समझ आ रही है बात। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट फेज था वो ल्यूटियल फेज था, पहला था फॉलिकुलर फेज और दूसरा था ल्यूटियल फेज। ये दोनों फेज किस में आते हैं, ओवेरियन चेंजेज में आते हैं।
तो 14 डेज तक हमारा क्या चलता है, फॉलिकुलर फेज चलता है। 1 से 5 डेज तक हमारा ब्लीडिंग चला, ब्लीडिंग से 5 से 14 डेज तक फॉलिकुलर फेज चला, और 15 से 24 डेज तक क्या चलेगा, हमारा ल्यूटियल फेज चलेगा। ठीक है, अब ल्यूटियल फेज 28 डेज ल्यूटियल फेज में देखते हैं क्या होता है कि अब यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से हमारा क्या रिलीज हो गया, ओवा रिलीज हो गया। ठीक है, प्राइमरी उस साइड चेंज हुआ, सेकेंडरी उस साइड चेंज हुआ, ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल में चेंज हो जाता है और वहाँ से रप्चर हो जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हुआ, ओवा रिलीज हो गया। तो जो रिमेनिंग ऐसे जो फॉलिकल्स होते हैं यहाँ से ओवा निकल गया बाहर। तो ये वाली जो पार्ट होती है रिमेनिंग पार्ट, ये चेंज हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम कब चेंज होती है, 8 डेज ऑफ ओव्यूलेशन हो गया 14th डेज पे, तो उससे 8वें दिन 8 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन के 8वें दिन मतलब 22 डेज पे, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22 डेज पर वो क्या चेंज में हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन और इनहिबिन भी रिलीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इससे 3 हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में देख लेते हैं। आज मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करूंगी और कल मैं एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड चीज़ें, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ी लंबी हो जाएगी लेक्चर। डिपेंड ऑन फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हम पहला देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट 26 to 28 डेज पे वो डीजनरेट हो जाती है और कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाती है। हमने देखा कि कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन पे बन रही है, 22 डेज पे, 22 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 26 से 4 या 5 दिन बाद फिर वो कॉर्पस एल्बिकन्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम मेंस्ट्रुअलिस। और यही जो है कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है 4 दिन तक क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम वाइएबल अप टू 10 to 12 वीक्स, 3 मंथ तक वो कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम 4 दिन के बाद चेंज हो जा रहा है और डेड हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है 10 से 12 हफ्ते तक रहता है, 3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, क्योंकि उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होती है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। ठीक है, एबॉर्शन नहीं होने देता, प्रेगनेंसी बढ़िया से कंटिन्यू होते रहती है, इसलिए उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कॉर्पस उस वक्त हम कॉर्पस ल्यूटियम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम वोरम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम वोरम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूटेराइन साइकिल। हम लोग अभी तक हमने ओवरी में होने वाले चेंजेस को देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यूटेरस में क्या चेंजेस आती है। तो इसमें सबसे पहला फेज था ब्लीडिंग फेज, 1 to 5 डेज तक चलती है। इस दौरान जो होता है इंडोमेट्रियम जो वॉल होता है यूटेरस की, इंडोमेट्रियम वॉल वो श्रेड ऑफ होती है, बाहर निकलती है। डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इस दौरान 1 to 5 डेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जो लेवल होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या कराता है, फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है। ठीक है, उस दौरान फॉलिकल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, बाहर निकल रहा है सब कुछ। प्रोजेस्टेरॉन किसके द्वारा रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम ही 28 डेज से पहले डीजनरेट होकर बाहर निकल जा रहा है। तो अब वहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जो लेवल होती है वो डिक्रीज कर जाती है। श्रेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम अभी मैंने बताया, और ब्लीडिंग होती है उसमें। एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग इंडोमेट्रियम बिकम्स 1 to 2 mm या फिर 0.1 से 0.2 सेंटीमीटर। जब ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है 1 to 2 mm तक बस बचती है, मिलीमीटर। समझ आ रही है बात? तो अब इसकी थिकनेस, अब इसकी ग्रोथ बढ़ानी ज़रूरी है। तो उसके बाद क्या आती है, 5 डेज के बाद क्या होती है, 6 to 14 डेज जहाँ पे फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी ओवरी में, वहीं उसी टाइम में यूटेरस में भी कुछ काम होते हैं। उस टाइम पॉलीफ्रेशन फेज होता है, यानी यूटेरस की इंडोमेट्रियम की लेयरिंग की फिर से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। ठीक है, पॉलीफ्रेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन,
ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन यहाँ पे काम करता है, तो दोनों की हेल्प से यहाँ पे क्या होती है, पॉलिफरेशन होती है। ईस्ट्रोजन कैसे काम करता है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। तो इंडोमेट्रियल जो सेल्स होती है उसकी नंबर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हाइपरट्रॉफी कराता है, यानी सेल की साइज को बढ़ा देता है। एक सेल इतना है तो उसकी साइज बढ़ा के इतना कर देगा। और ये जो होता है हाइपरप्लेसिया नंबर बढ़ाएगा, नंबर इंक्रीज करेगा। समझ आ रही है दोनों चीज़ में? आगे मैं और बताऊंगी। ओके, अभी हमने देखा कि एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज जब कंप्लीट होती थी तो वहाँ पे 1 से 2 mm तक हमारे इंडोमेट्रियम का थिकनेस होता था, ठीक है। अब पॉलिफ्रेशन फेज जब कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे 3 to 6 mm तक उसकी इंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाती है, 3 to 6 mm तक, ठीक है। अब आते हैं हम सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज को हम और किस नाम से जानते हैं, प्री मेंसुरल फेज, यानी मेंसुरल साइकिल से जस्ट पहले की फेज। ये 15 to 28 डेज, और वहाँ पे ओवरी में क्या होता था 15 to 28 डेज पे, याद कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो उस दौरान वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो था, कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन हो गया 14 डेज पे, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती थी 22 डेज पे। कॉर्पस ल्यूटियम जो थी प्रोजेस्टेरोन का रिलीज कराती थी। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। जिस तरह से एस्ट्रोजन हाइपरप्लेसिया कराता था, ये क्या कराता है, हाइपरट्रॉफी, यानी सेल की साइज को इंक्रीज कराता है, सेल की साइज को, ठीक है, बड़ा कर देता है सेल की साइज को। एट द एंड ऑफ दिस फेज, ये सेक्रेटरी फेज के बाद उसकी जो थिकनेस हो जाती है 7 to 10 mm। कितनी हो जाती है, 7 to 10 mm। याद रखिए, एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज 1 to 2 mm, एंड ऑफ पॉलिफरेटरी फेज 3 to 6 mm, एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज 7 to 10 mm थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम हो जाती है। उसके बाद फिर से क्या होगा, ब्लीडिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट से समझाने की कोशिश की है, थोड़ी सी हार्मोन से रिलेटेड है, आप देख लीजिए, समझ आ सकती है। जब एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है ओवरी के अंदर, जब एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी जब फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, फॉलिकल्स ग्रोथ करता है तो यही फॉलिकल्स जो होता है वो एस्ट्रोजन रिलीज कराता है, एस्ट्रोजन। तो ये एस्ट्रोजन क्या काम करती है, पहला निगेटिव फीडबैक भेजेगी एफएसएच को कि भाई एफएसएच ही क्या करता है, फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है। एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मतलब समझ आ रहा है कि वो फॉलिकल्स जो था, वो मैच्योर फॉलिकल्स में जो चेंज हो रहा था, तो उसको ग्रोथ कराने में किसका हाथ रहता है, एफएसएच का। वहीं एफएसएच फॉलिकल्स का ग्रोथ करा देता है, तो फॉलिकल्स अब क्या रिलीज करने लगता है, एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एस्ट्रोजन फीडबैक भेजता है, नेगेटिव फीडबैक, कि अब एफएसएच की जरूरत नहीं है, फॉलिकल्स पूरी तरह से ग्रोथ कर चुकी है, तो उस दौरान एफएसएच डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक ये भेजता है एलएच को, ठीक है, कि अब भाई फॉलिकल्स ग्रोथ हो चुकी है, जल्दी से एलएच रिलीज करो और वहाँ से ओव्यूलेशन कराओ, ठीक है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। ओके, तो ये पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। एक्ट ऑन यूटेराइन यूटेराइन इंडोमेट्रियम पे क्या काम करता है, हाइपरप्लेसिया भी हमने बताया था। इसका 3 काम होता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और यूटेराइन ग्रोथ पे। ओके, तो एलएच सर्च से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाएगा। जब ओव्यूलेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ग्राफियन फॉलिकल से, तो वहाँ पे फिर से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इन्हिबिन रिलीज होगा। इस प्रोजेस्टेरोन से क्या कराएगा, ये प्रोजेस्टेरोन क्या कराएगा, हाइपरट्रॉफी कराएगा। क्या कराएगा, हाइपरट्रॉफी। अभी मैंने ऊपर बताया, इस तरह से इसकी साइकिल चलती है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।